हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जब कोई कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस होता है या किसी अप्लायंस का भी रेजिस्टेंस होता है, जब उसमें करंट पास करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। तो एनर्जी कंज्यूम होती है वो हीट के फॉर्म में जो कंज्यूम होती है उसको हम निकालेंगे। हम मानेंगे सारी एनर्जी कन्वर्ट किस में, और हीट के फॉर्म में। जैसे कि एक आपके रूम हीटर में होती है, बल्ब में आपके देखा जाए तो लाइट और हीट दोनों के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो क्यों कन्वर्ट होती है ये भी जानेंगे, और साथ में कितनी अमाउंट कन्वर्ट होती है उसको निकालने के लिए रिलेशन भी ऑब्टेन करेंगे। कुछ रिलेशन, 2-3 रिलेशंस हम ऑब्टेन करेंगे, 2-3 रिलेशंस यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्टेन। तो देखते हैं पहला कॉज क्या है इसका। तो कॉज इसका सिंपल सा है कि कॉज की अगर बात की जाए तो कॉज क्या है कि हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर से मूव करता है तो कंडक्टर का कुछ होता है रेजिस्टेंस, या कोई अप्लायंस का कुछ ना कुछ होता है रेजिस्टेंस। जब आप जानते हो रेजिस्टेंस होता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में क्या करते हैं, बैरियर्स का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करते हैं किसी पॉजिटिव आयन से या एटम से तो वहाँ पे क्या, काइनेटिक एनर्जी का उसकी लॉस होता है, जिस कारण वो एनर्जी किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो हो सकता है हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में हो। मैंने कहा लेकिन मुझे निकालना क्या, हीटिंग इफेक्ट निकालना, तो हीट के फॉर्म में मानेंगे। तो अब इसको ऑब्टेन करना है कि कितना वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसके रिलेशन ऑब्टेन करनी। तो उसके लिए हम क्या करें, तो हमें एक लॉजिक समझ में आ रहा है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किन्हीं रेजिस्टेंस से पास करता है तो उसके लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, वहाँ पे एक वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन। तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता हो वहाँ पे कितना अप्लाई करना पड़ा, या पोटेंशियल ड्रॉप की। जैसे रेजिस्टेंस, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, सर्किट डायग्राम। इसमें क्या दिखाया है कि रेजिस्टेंस है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आर है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया है, बैटरी दिखाई है और रेजिस्टेंस। तो यहाँ मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ वो मान लेते हैं ए से बी ले जाने में कितना खर्च हुआ, वी खर्च हुआ पोटेंशियल। वी पोटेंशियल का क्या हो गया, यहाँ पे ड्रॉप में खर्च हो गया। तो उसी कारण क्या हुआ होगा, वर्क डन हुआ। क्योंकि पोटेंशियल क्यों खर्च हुआ, क्योंकि यहाँ चार्ज को मूव कराना पड़ेगा ए से बी, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और उसके कारण वहाँ पे वर्क डन होगा। तो हमें रिलेशन पता है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की रिलेशन क्या है, सिंबल्स के लिए होता है वी, और वी इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। कि एक कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड, 2 पॉइंट्स के बीच में ले जाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से चाहे तो W इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, V/Q। अच्छा, इसी वर्क डन से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट किस में, हीट एनर्जी में माना है यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी is converted into किसमें, हीट एनर्जी। तो जितना वर्क डन उतनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो इसको कह सकते हैं W को हम H लिख सकते हैं, H। तो H इक्वल्स टू V/Q। और ये हमारे पास एक नई रिलेशन ऑप्टिमम किसकी हो गई, हीट निकालने की। अब ये रिलेशन हमें मिल गई, इसकी हेल्प से हम लोग हीट को, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई किसी रेजिस्टेंस के लॉन्ग, किसी अप्लायंस के लॉन्ग निकाल सकते हैं कि हमें पोटेंशियल पता हो और चार्ज पता हो। लेकिन रिलेशन में एक प्रॉब्लम है, इस रिलेशन का प्रैक्टिकली या कह सकते हैं यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो हमें मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप तो हमें मिल जाएगा किसकी हेल्प से, वोल्ट मीटर की हेल्प से, क्योंकि वोल्ट मीटर में लगा के दिखाया। लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास करो रेजिस्टेंस के लॉन्ग, ये हम डायरेक्टली कोई अप्लायंस या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी हेल्प से हम ऑब्टेन कर सकें। अब इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम ऑब्टेन कर सकें। तो हमें पता है यहाँ पे करंट कितना फ्लो किया, जो कि होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, वो हम निकाल सकते हैं कौन सी डिवाइस से, एम-मीटर की हेल्प से। तो अगर हम इस Q की जगह पे I के फॉर्म में रिजल्ट ले आएँ, मतलब कि यहाँ हीट की रिलेशन जो आ जाए V और I के फॉर्म में आ जाए, तो हम हीट को निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली भी। तो हम क्या करते हैं, करंट की रिलेशन की हेल्प से हम Q की जगह पे IT रख देंगे, वहाँ पे IT रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको नंबरिंग कर लेते हैं इक्वेशन को, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन,
और लिखते हैं करंट। तो करंट क्या होता था, करंट का सिंबल हमें पता है आई, और आई इक्वल्स टू पता है क्यू बाई टी होता था। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। अब सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग क्या, अबव वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन एच इक्वल्स टू वी था और क्यू की जगह क्या लिख देंगे, आई इंटू टी। तो एक रिलेशन हमारे पास बन जाएगी वी आई टी। अब ये हमारे पास कंप्लीट रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम हीटिंग इफेक्ट को निकाल सकते हैं। इसको हम सेकंड नंबरिंग कर देते हैं। अभी हम और भी रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा कि न्यूमेरिकल्स में कभी रेजिस्टेंस दिया होता है, करंट दिया होता है, पोटेंशियल नहीं दिया होता है, कभी पोटेंशियल दिया होता है, रेजिस्टेंस दिया, करंट नहीं दिया होता। तो कुछ और रिलेशन बना लेते हैं जिनके हेल्प से हमको सॉल्विंग करना, हीट को निकालना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v को चेंज करेंगे i के फॉर्म में या r के फॉर्म में, जिससे हम और रिलेशंस बना सकें। तो हमें पता है ओम्स लॉ, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता था, v इक्वल्स टू आई आर। तो अगर हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन में वी गेट, हमें क्या मिलेगा, मतलब कि इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें सेकेंड इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा h इक्वल्स टू वी के लिए मिल जाए, v की जगह पे हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, हमें ऑब्टेन होगा आई आर इंटू आई इंटू टी। तो h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें एक और रिलेशन यहाँ पे ऑब्टेन, अब देखिए हम एक और रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं इसी ओम्स लॉ को यूज़ करके। क्या हमने किया था यहाँ पे कि जहाँ पे v था वहाँ आई आर सब्स्टिट्यूट कर लिया था। अब अगली बार ट्राई करें, जहाँ i है वहाँ पे ओम्स लॉ की हेल्प से v अपॉन आर लिख दें, तो हमें रिलेशन एक और नई ऑब्टेन हो जाएगी। तो फिर देखते हैं, अगेन यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग क्या लेंगे, ओम्स लॉ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो v इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यू इन किसमें, इन सेकेंड इक्वेशन, फिर से उसी इक्वेशन में वापस रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, v गेट। तो हमें ये ऑब्टेन होगा कि जहाँ पे h इक्वल्स टू v, जहाँ i था वहाँ लिख देंगे v अपॉन आर इंटू टी। तो h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी आ जाएगा, और ये हमें एक और रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो हमें नियर अबाउट 3 रिलेशंस मिल गए जिसकी हेल्प से हम हीटिंग इफेक्ट को निकाल सकते हैं। तो इनको एक साथ समराइज हम कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, h इक्वल्स टू वी आई टी देखी रिलेशन, दूसरी h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी जो अभी लिखी ऊपर मैंने, थर्ड रिलेशन h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये हमें 3 रिलेशंस हमें ऑब्टेन हुई जिसकी हेल्प से हम हीट को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कि जो रिलेशन है h इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक, तो ये रिलेशन जो है वी आई टी, इसकी हेल्प से तो हम हीटिंग इफेक्ट को निकाल सकते, वोल्टेज करंट पता हो, लेकिन वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और आई स्क्वायर आर टी, थोड़ा सा इसमें हल्का सा फ़र्क है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमको देता है। अगर हम देखें कि h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, अगर v और t को कांस्टेंट माने तो हमें क्या दिखेगा कि h इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r दिखेगा। लेकिन अगर उसी समय अगर हम h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी रिलेशन लें और वहाँ पे i को कांस्टेंट मान लें तो h प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो रहा है कि एक रिलेशन में दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस के बढ़ने पर हीटिंग इफेक्ट कम होगा, एक दिखा रहा है रेजिस्टेंस के बढ़ने पर हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो कभी क्या रेजिस्टेंस के बढ़ने हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है और कभी रेजिस्टेंस के कम होने पे हीटिंग इफेक्ट क्या कम हो जाता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैंने बोला क्या, यहाँ पे है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, करंट।
तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं रिलेशंस क्या बनेंगी और कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है। हम देखते हैं इफ़ v इज़ कांस्टेंट कहाँ होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है। मैं रेजिस्टेंस बना के दिखा देता हूँ क्या होता है भाई। अगर यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है I, तो वो I1 और I2 के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, लेकिन वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप जितना यहाँ उतना यहाँ होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कहा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीटिंग इफेक्ट निकालना हो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अलॉन्ग, इंडिविजुअल अप्लाइंसेस के अलॉन्ग, तो वहाँ पे रिलेशन यूज़ करते हैं H = V² / R × T। और यहाँ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे क्या होगा, H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे ये मतलब हुआ कि अगर मैं नंबरिंग कर लूँ रेजिस्टेंस की R1 और R2, और यहाँ पे मान लूँ कि R1 क्या है, बड़ा है, R2 छोटा रेजिस्टेंस लगाया है मैंने सर्किट के अंदर, तो यहाँ पे साफ साफ समझ में हमको बात आ रही है कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इनके अलॉन्ग क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम पास करेगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा पास, क्योंकि भाई सेम ही पुश मिलेगा तो यहाँ पे ज़्यादा करंट, और जहाँ करंट ज़्यादा पास होगा वहाँ हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ बात ये ट्रू हो रही कि नहीं हो रही है कि जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ हीटिंग इफेक्ट कम, करंट वहाँ कम फ्लो करेगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरीके से देखते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हो गया, अब इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देखते हैं। तो इफ़ I इज़ कांस्टेंट, तो I कांस्टेंट कहाँ होता है, हमने अभी बोला सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग समझिए। तो यहाँ रिलेशन कौन सी यूज़ करेंगे, H = I² RT, क्योंकि यहाँ पे I कांस्टेंट होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो, H प्रोपोर्शनल टू R हुआ। मतलब कि अगर मैं दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा देता हूँ तो एक को ले लेता R1, फिर से वही चीज़ R1 और R2, ठीक, कंडीशन वही, R1 बड़ा है, R2 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे करंट अगर I एंटर करेगा तो करंट यहाँ पे भी I एंटर करेगा, लेकिन हमको पता है कि पोटेंशियल यहाँ अलग खर्च होगा, यहाँ V1 कुछ खर्च होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या कुछ और होगा, क्योंकि आपको पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, करंट सेम रहता है। और यहाँ पे लॉजिकली इक्वेशन क्या बोल रही, H प्रोपोर्शनल टू R, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और बिल्कुल सही है भाई, हमें करंट सेम पास करवाना है सीरीज़ में, तो रेजिस्टेंस अगर R1 ज़्यादा है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा उतने करंट को पास कराने के लिए, और रेजिस्टेंस जहाँ कम है वहाँ पे करंट उतना ही पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि H प्रोपोर्शनल टू R कब लेना है, H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R कब लेना है। ये चीज़ें हम भी न्यूमेरिकल्स में करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, परेशान ना होइए, आपको समझ में बातें सारी ढंग से और आ जाएंगी, लेकिन इस बात को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा ज़रूर, तो आपको क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, इसमें एक एग्ज़ाम पूछा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताइए क्या होता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्चुअल में आप ड्राइव कर चुके हो पहले, दैट इज़ I² RT की रिलेशन को ही एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जूल्स ने, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, the amount of heat produced in a conductor is directly proportional, किस के था उन्होंने कहा, H, पहला उन्होंने कहा कि H प्रोपोर्शनल टू I², दूसरा का H डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल रहेगा R के, फिर
तीसरा कहा एच प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आपको पता है यहाँ पे क्या करंट का स्क्वायर कहा गया है, करंट का स्क्वायर, तो यहाँ क्या रेजिस्टेंस है और यहाँ क्या है टाइम है। ये रिलेशन हम ये ऑब्टेन कर चुके हैं और सबको कंबाइन कर दो क्या है एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और शायद रिलेशन हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और यही बस क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो ये एक स्टेटमेंट बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग क्या है उन्होंने कहा था कि हीट जो होती प्रोड्यूस होती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, रेजिस्टेंस और टाइम, कितने टाइम तक करंट फ्लो करता है। तो यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था। एक बात और ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ जूल एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, तो वही होगी जो वर्क डन की होती है। वर्क डन ने क्या किया एनर्जी कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, तो वो भी क्या होगी जूल। ठीक, और ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरा सबको याद रहेगा कि क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पावर के बारे में बताएंगे, ठीक है, और साथ में हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे जो अभी हमने बताया कॉन्सेप्ट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यही सेम कॉन्सेप्ट पावर में भी आएगा। उस पर बेसिक बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, जो बिना वैल्यूज़ की हेल्प से आप डायरेक्टली बता पाओगे कि जैसे कि हम अगर कह दूँ कि सीरीज़ में अगर 2 बल्ब लगे हुए हैं तो कौन ब्राइट जलेगा कौन डिम जलेगा, पैरेलल लगे तो कौन ब्राइट कौन डिम, ये सब चीज़ें हम उस रिलेशन की हेल्प से बता पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें समझ में आएगा। और इस वीडियो को ढंग से बार बार बैक करके रिवाइंड करके बार बार इसको ढंग से देखना है। अगर तब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको उसमें बता दूंगा। थैंक यू।